बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। CS 101 यानी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग की मिड टर्म की इस प्रिपरेशन की शॉर्ट सी सीरीज़ में हम आपको वेलकम करते हैं। आज हमारी इस सीरीज़ का ये पार्ट 1 है और इस पार्ट 1 में हम कोशिश करेंगे कि मॉड्यूल 1 से लेकर 20 तक हम कुछ MCQs कवर करने की कोशिश करेंगे। हमने कोशिश की है कि इस सीरीज़ को एक तो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए ताकि थोड़ा सा इसकी लेंथ भी कम रहे, मॉडरेट रहे, और उसके बाद फिर कुछ आप अगर मॉड्यूल वाइज प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए भी थोड़ी आसानी रहे। यानी आप 20 मॉड्यूल्स प्रिपेयर कीजिए, इन क्वेश्चंस को देखिए एंड देन फिर उसके बाद 21 से 40 कीजिए और उसके बाद फिर उनसे जो 30 MCQs होंगे रिलेटिव उनको आप स्टडी कीजिए, उनको प्रिपेयर कीजिए और इसी तरह से करके आप अपनी प्रिपरेशंस को कंटिन्यू कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो चलिए आज का हम अपना ये पार्ट 1 का जो MCQs का सेक्शन है 30 क्वेश्चंस का वो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग एन एग्जीक्यूटिबल कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर अकम्प्लिशिंग ए स्पेसिफिक कंप्यूटिंग टास्क। तो हमारे पास एक कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए हम कुछ चीज़ लिखते हैं, कुछ डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद फिर उसको एक प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो ऐसा सिलसिला या ऐसा तरीका कि जिसमें हम एक टास्क परफॉर्म करने के लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं जो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होता है, तो ऐसी टास्क को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। या दूसरे लफ्ज़ों में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोई एक प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं, फिर उसको बिल्ड करते हैं, यानी एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम उसको बनाते हैं ताकि हम कोई ख़ास काम कर सकें, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर सकें। तो ये प्रोसेस कहलाता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, एंड डैश इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिजाइन टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। तो कोई एक ख़ास काम करने के लिए हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं या परफॉर्म करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं कि एक एल्गोरिदम होता है। यानी एल्गोरिदम को आसान लफ्ज़ों में हम कहते हैं तरीक़ाकार। किसी काम को परफॉर्म करने के लिए जो एक तरीक़ाकार होता है उसको हम आमतौर पे एल्गोरिदम कह देते हैं। आसान लफ्ज़ों में इसको आप फार्मूला या मेथड भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, Dash is a specialized field of computer science that aims at building such computer systems that can act intelligently। यानी आपके पास कंप्यूटर साइंसेज में डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं, उसमें एक ऐसी फील्ड है वो कहती है कि आप कंप्यूटर सिस्टम्स को इतना अच्छा बना दीजिए कि वो खुद इंटेलिजेंटली एक्ट कर सकें। जी बिल्कुल, यहाँ से इंटेलिजेंटली का लफ्ज़ फोकस कर लें तो आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, यानी इसको आप AI भी कह देते हैं कि AI ऐसा फील्ड है जिसमें आप कंप्यूटर्स को इतना एफिशिएंट कर देते हैं, इस कदर प्रोग्राम कर देते हैं कि ये फिर क्या करते हैं, इंटेलिजेंटली बिहेव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, A dash is a set of words given to search engines for searching। तो आप क्या करते हैं? आप सर्च इंजन्स पे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम मिसाल लेते हैं, सबसे ज़्यादा आप आजकल गूगल का सर्च इंजन इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ जाके आप कुछ टाइप करते हैं, वो सेट ऑफ वर्ड्स लिखते हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आपने सर्च करनी होती है, उस सर्च इंजन को इस्तेमाल करते हुए उन सेट ऑफ वर्ड्स को हम आमतौर पर क्या कहते हैं कि हमें कोई क्वेरी लिखते हैं। तो ये हमारी क्या होती है? सर्च क्वेरी, जो हम अपने सर्च इंजन को देते हैं और वो फिर हमारी क्वेरी के लिहाज से कुछ चीज़ें हमें फाइंड करके देता है। वो टेक्स्ट भी हो सकती है, इमेजेस भी हो सकती हैं, ऑडियोज भी हो सकती हैं, वीडियोस या इससे रिलेटेड डेटा हो सकता है जो हम क्वेरी लिखते हैं या उस सर्च इंजन को क्वेरी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश इज ए शॉर्ट वर्जन ऑफ बाइनरी डिजिट्स द स्मॉलेस्ट यूनिट टू स्टोर डेटा। तो अगर आप 2-3 लफ्ज़ों पे ध्यान दें, यहाँ मैंने शॉर्ट को हाईलाइट किया हुआ या बोल्ड किया हुआ है कि बाइनरी डिजिट आपको पता है जितना भी कंप्यूटर्स में डेटा स्टोर होता है या प्रोसेस होता है वो बाइनरी डिजिट्स की फॉर्म में होता है। तो उसकी जो शॉर्ट होती है वो एक बाइनरी डिजिट होता है। और दूसरे लफ्ज़ों में आप अगर जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चंस का कॉमा के बाद उसको अगर आप फोकस करें, द स्मॉलेस्ट यूनिट टू स्टोर डेटा, तो डेटा स्टोर करने की जो सबसे छोटी इकाई है, यूनिट है, वो आपको पता क्या होती है? बिट होती है। सबसे छोटी जो एक यूनिट है डेटे को स्टोर करने की वो हमारे पास सिस्टम में क्या होती है? 1 बिट। क्वेश्चन नंबर 6 है,
Google does not distinguish between capital letters or small letters. This is called dash in computer science. अगर आप कैपिटल कुछ CAR सर्च करते हैं या स्मॉल CAR सर्च करते हैं तो गूगल के लिए दोनों चीज़ें एक जैसी ही हैं। तो कंप्यूटर साइंसेज में इस चीज़ को कहा जाता है केस सेंसिटिव, यानी आपने कोई लफ्ज़ लिखा CAR, अभी हमने मिसाल ली, अगर आपने स्मॉल लिखा या CAR आपने कैपिटल लिखा, दोनों सूरतों में गूगल ने एक ही चीज़ आपको सर्च करके देनी है, वो इसमें फ़र्क नहीं करता। लेकिन चूंकि गूगल में फ़र्क नहीं करता तो इसलिए हम इनको कह रहे हैं कि ये गूगल के लिए क्या केस इनसेंसिटिव है, यानी आप स्मॉल कार भी सर्च करेंगे या कैपिटल लफ्ज़ लिख के CAR, दोनों सूरतों में रिजल्ट आपका एक जैसा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, when you want to use Google and want to search a query on a particular social media, you can add, for example, आपने किसी पर्टिकुलर सोशल मीडिया, ट्विटर, फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह पे कोई पर्टिकुलर सर्च करनी है, तो बजाय आप सिर्फ अपनी क्वेरी लिखें, आपको एक सिंबल देना पड़ता है ताकि गूगल या सर्च इंजन आपकी क्वेरी को पर्टिकुलर सोशल मीडिया के ऊपर जाके सर्च करे, वो सारे वेब को सर्च ना करे। तो ऐसी सूरत में आपको पता है आप क्या करते हैं, @ सिंबल यूज़ कर लेते हैं, यानी @ के बाद अगर आप फेसबुक लिखेंगे तो जो क्वेरी देंगे गूगल सिर्फ उसको फेसबुक में सर्च करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ यू वांट टू सर्च फॉर एन एग्जैक्ट फ्रेज इनक्लोज इट इन द डैश। आप अगर चाहते हैं कि जो आपने सर्च क्वेरी लिखी है एज इट इज़ गूगल उसको सर्च करे, तो आपको अपनी क्वेरी को डबल कोट्स में लिखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ यू वांट टू फाइंड द डेफिनेशन ऑफ अ पर्टिकुलर टर्म टाइप डैश। अगर आप कोई पर्टिकुलर एक टर्म फाइंड कर रहे हैं गूगल के ऊपर, आप उसकी डेफिनेशन चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि गूगल उसको डिफाइन करे या उसकी डेफिनेशन जो है वो सर्च करे, तो फिर आपको लिखना पड़ता है डिफाइन देन कॉलन और उसके बाद फिर वो टर्म लिखनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में उसकी डेफिनेशन चाहिए तो मैं लिखूंगा डिफाइन कॉलन और उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग। तो गूगल क्या करेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन को सर्च करेगा और वो सारी वेबसाइट्स या रिजल्ट्स मुझे डिस्प्ले कर देगा कि जिन वेबसाइट्स के ऊपर क्लाउड कंप्यूटिंग की डेफिनेशन दर्ज होगी या फिर रिटर्न होगी या अवेलेबल होगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश ऑपरेटर विल गिव अस ओनली दोज वेब पेजेस इन विच द सर्च टर्म अपीयर्स इन द टाइटल ऑफ द वेब पेजेस। आपको पता है हर वेबसाइट का जो हर एक पेज होता है उसके ऊपर एक टाइटल होता है। तो अब मुझे अगर ऐसे पेजेस देखने होंगे जिनमें टाइटल वो आ रहा हो जो मेरी क्वेरी हो या मैं वो क्वेरी देना चाह रहा हूँ, वो लफ्ज़ वेबसाइट्स या वेब पेजेस के टाइटल में आए, तो मुझे कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा, इन टाइटल का। अगर मैं इन टाइटल का ऑपरेटर यूज़ करूँगा तो गूगल वो वेबसाइट्स या वेब पेजेस सर्च करेगा जिनके अंदर से मेरा ये टाइटल आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, the dash operator finds all those web pages that contains the mentioned query in the URL of the web pages। ये बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे अभी हमने बात की है कि हमारी क्वेरी के अंदर जो लफ्ज़ हम देंगे वो गूगल सर्च करेगा टाइटल के अंदर। अब हम कह रहे हैं URL के अंदर। URL आपको पता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को कहते हैं, यानी आपके पास एक वेबसाइट का एड्रेस होता है और उसके आगे फिर लिखा होता है क्वेश्चन मार्क और उसके बाद फिर पर्टिकुलर कुछ कीवर्ड्स लिखे होते हैं और फॉरवर्ड स्लैश जिसको आप बोलते हैं वो लिखा हुआ हो सकता है। तो ये कंप्लीट जो लंबा सा एड्रेस होता है इसको आप URL भी बोल देते हैं। तो अभी आप चाह रहे हैं कि वो सारे वेब पेजेस आएँ या वो वेबसाइट्स के एड्रेसेस या URLs आएँ जिनके अंदर आप कोई पर्टिकुलर क्वेरी देना चाह रहे हों। तो ऐसी सूरत में आप कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, इन URL। अगर आप अपनी क्वेरी में इन URL लिखेंगे और उसके बाद कोई कीवर्ड देंगे या कोई क्वेरी लिखेंगे, कोई लफ्ज़ लिखेंगे, तो गूगल उन तमाम वेबसाइट्स के या उन पेजेस को लिस्ट करेगा जिनकी URL में वो लफ्ज़ आएगा जो आपने यहाँ पे मेंशन किया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ़ वी आर इंटरेस्टेड टू सर्च एनीवेयर इन द बॉडी ऑफ द डॉक्यूमेंट वी कैन यूज़ डैश ऑपरेटर। यानी अगर हम इंटरेस्टेड हैं कि हम उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको चूँकि बॉडी हम क्या देते हैं, तो उसके अंदर अगर कोई पर्टिकुलर हम वर्ड लिखना चाह रहे हैं
और चाह रहे हैं कि गूगल वो वाले पेजेस लेके आए जिनकी डॉक्यूमेंट के अंदर वो लफ्ज़ लिखा हुआ है, तो हम क्या यूज़ करते हैं? इन टेक्स्ट का ऑपरेटर। दूसरे लफ्ज़ों में, अगर हम इन टेक्स्ट के ऑपरेटर के बाद कोई लफ्ज़ लिखते हैं तो गूगल उन तमाम वेबसाइट्स को लेके आएगा जिनके अंदर, जिनकी बॉडी में हमारा मतलूबा या फिर मेंशन्ड क्वेरी जो भी हम दे रहे हैं वो लफ्ज़ या वो सेंटेंस लिखा हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इट इज़ एडवाइज दैट टू अवॉइड एनी साइबर सिक्योरिटी अटैक अवॉइड सर्चिंग डैश। आमतौर पे ये एडवाइस की जाती है, साइबर अटैक से बचने के लिए ये कहा जाता है कि आप फ्री म्यूजिक को सर्च ना किया करें, क्योंकि हैकर्स के लिए वो एक अच्छी चॉइस होती है कि उसके साथ वो कोई मैलवेयर, कोई वायरसेस, कोई इस तरह की ट्रोजन्स, कुछ चीज़ अटैच कर सकते हैं जो कि आपके कंप्यूटर्स के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो ये कहा जाता है कि डू नॉट सर्च दी फ्री म्यूजिक ओवर द इंटरनेट। 14 है, वन ऑफ द अर्लियर कंप्यूटिंग डिवाइस वाज द डैश। आपने पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन में कि जो सबसे पहली कंप्यूटिंग डिवाइस थी उसको कहा जाता था एबेकस। ठीक है, इसको ABACUS एबेकस लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, इन ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस ईच पिक्सल इज रिप्रेजेंटेड एज 1 बिट। आपने पढ़ा होगा कि ब्लैक और वाइट जो इमेज हैं उनको जब कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर किया जाता है तो एक जो पिक्सल होता है, एक जो डॉट होता है, आसान लफ्जों में एक डॉट, यानी ईच पिक्सल, ईच डॉट जो उस तस्वीर में होता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक बिट करके। यानी डिफरेंट बिट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बिट्स होती हैं, लेकिन एक डॉट को एक बिट से रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर। आमतौर पर एक बिट की एक वैल्यू होती है जो कि ब्लैक के लिए यूज की जाती है, और एक बिट की कोई खास वैल्यू होती है जो कि वाइट के लिए यूज की जाती है। और हमें पता है कि एक बिट की वैल्यू या तो 0 हो सकती है, और एक बाइनरी जो बिट होती है या नंबर होता है उसकी दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। तो 0 किसके लिए यूज होगा? ब्लैक के लिए। और अगर वो बिट 1 होगी तो इसका मतलब है वो डॉट ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर में वो क्या होगा? व्हाइट डॉट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, द डैश इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज। तो अभी हमने बात की कि कंप्यूटर की मेमोरी में जो सबसे छोटी यूनिट या इकाई है वो हमारी क्या है? 1 बिट होती है। और एक बिट में या तो एक बाइनरी का 0 हो सकता है या बाइनरी का एक डिजिट 1 हो सकता है। 17 है, इंफॉर्मेशन इज कोडेड एज पैटर्न ऑफ डैश। जो इंफॉर्मेशन हम कोड करते हैं वो किस पैटर्न में कोड होती है? बाइनरी डिजिट्स में, यानी जीरोस में या फिर 1 में। तो इंफॉर्मेशन इज कोडेड एज ए पैटर्न ऑफ जीरोस और 1s। 18 है, आपने मेमोरी कन्वर्जन के कुछ फार्मूले पढ़े होंगे। 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू डैश किलोबाइट, ये भी हम कहते हैं किलोबाइट। तो आपको पता है एक जो बाइट है उसमें 8 यानी 8 बिट्स होती हैं, और 1024 बाइट्स को मिलाते हैं या इकट्ठा करते हैं तो वो 1 किलोबाइट होती है। और 1024 किलोबाइट्स को जब हम मिलाते हैं तो वो 1 मेगाबाइट बनती है। और इसी तरह 1024 मेगाबाइट को जब मिलाएंगे या इकट्ठा करके पढ़ेंगे उनको तो वो होगा 1 गीगाबाइट। और 1024 गीगाबाइट दैट विल कॉन्स्टिट्यूट टू 1 टेराबाइट। 19 है, if we have 2 bits then dash different patterns can be represented। तो अगर हमारे पास 2 बिट्स हों तो आप देखेंगे कि पहले दोनों बिट्स 0 हो सकती हैं, फिर आपकी राइट बिट जो है वो 1 हो सकती है, लेफ्ट 0 हो सकती है। उसके बाद आपकी लेफ्ट जो है वो बिट 1 हो सकती है, राइट 0 हो सकती है। तो ये 3 कॉम्बिनेशन हो गए, और दोनों बिट्स 1 हो सकती हैं, ये आपका चौथा कॉम्बिनेशन हो गया। तो हमारे पास 2 बिट्स की कोई वैल्यू हो तो वी हैव पॉसिबली 4 कॉम्बिनेशंस। हमारे पास 4 पैटर्न्स बन सकते हैं, 4 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो सकते हैं। 2 टू द पावर नंबर ऑफ बिट्स करके भी आप निकाल सकते हैं। यानी मैं ऐसे ही आपको कहूँ कि अगर आपके पास 3 बिट्स हो सकती हैं तो कितने पैटर्न्स हो सकते हैं? तो आप 2 टू द पावर 3 करेंगे तो ये 8, यानी इसका मतलब कि अगर 3 बिट्स अवेलेबल हैं हमारे पास तो 8 पैटर्न्स जो है वो मुमकिन हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, in ASCII codes, if we are representing character A as an alpha, we need to represent it using the digit 65। आपको पता है ASCII codes में अभी हमने बात की थी कि कोडिंग जो होती है वो बैकएंड पे हर चीज की वो बिट्स में होती है।
तो अगर हमने ए लिखना है तो ASCII कोड में उसका जो नंबर है या उसकी रिप्रेजेंटेशन है वो बाइनरी में यानी 0 और 1 में होगी, और वो डेसिमल में हमारे पास वैल्यू कितनी बनती है 65, यानी 65 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो असल में एक ए को रिप्रेजेंट करता है इन ASCII कोड। अब ये जो बिट पैटर्न है 65 का, ये हम कैसे अचीव करेंगे? तो चलिए उसके लिए हम टेबल देखते हैं। यहाँ हमने 8 बिट शो करने की कोशिश की है। ऊपर अगर आप देखें जो ब्लैक इंक में लिखी हुई है 1 2 3 4 से लेकर 8 बिट्स तक लिखी हुई है। नीचे आप ब्लू इंक में देखें तो आपके पास 2 पावर 0, 2 पावर 1 से लेकर 2 पावर 7 तक जो है ये वैल्यू बनती है, और इन वैल्यूज़ को अगर आप कंप्यूट करें तो ये 1 2 4 8 16 और यहाँ से 128 की वैल्यू बनती है। अब अगर आप देखें तो आपने कितनी वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है 65 को, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक 64 वाली बिट लेनी पड़ेगी जो कि आपकी 7th बिट है, तो यहाँ आप 1 डालेंगे। उसके बाद आपने 64 को रिप्रेजेंट कर लिया, अब आपको एक नंबर और चाहिए यानी 65 करने के लिए, तो आप क्या करेंगे 1 वाली जो बिट है उसको ऑन कर लेंगे, यानी जो आपकी राइट मोस्ट बिट बन रही है। लेफ्ट साइड पे आप 0 डालेंगे जो 8 बिट है, और यानी सेकंड से लेकर 6 बिट जितनी भी आपके पास है उन सब में चूंकि आपको नंबर नहीं लेना क्योंकि आप 65 ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं, तो यहाँ ये सारी बिट्स की जगह क्या आ जाएगा 0, तो आपके पास नंबर क्या बनेगा 0 1 0 0 0 0 0 एंड देन 1, और यही हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ 8 बिट्स की नोटेशन में या फिर रिप्रेजेंटेशन में, कि अगर ASCII कोड ए का 65 है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में क्या होगी 0 1 एंड देन 5 टाइम्स 0 एंड देन उसके बाद फिर एक y। क्वेश्चन नंबर 21 है द डैश प्रोड्यूसेस द आउटपुट एज 1 व्हेन बोथ ऑफ द इनपुट्स आर 1। तो आपने कुछ ऑपरेशंस पढ़े होंगे बुनियादी एंड और इस तरह के एक दो और भी हैं, तो उस पर आपने देखा होगा एक ट्रूथ टेबल भी आपने ज़रूर डिस्कस किया होगा कि ऐसा ऑपरेशन जिसमें दोनों बिट्स आपके पास या दोनों इनपुट्स 1 हो तो रिजल्ट 1 प्रोड्यूस होता है, तो ऐसा आपके पास ऑपरेशन कौन सा होता है एंड का ऑपरेशन होता है, कि बूलियन एंड जो है वो एक ऐसा ऑपरेशन है कि आपने अगर आउटपुट 1 लेनी है तो आपकी दोनों इनपुट्स को 1 होना होगा। अगर दोनों इनपुट्स 0 हैं या दोनों में से कोई भी एक इनपुट 0 है तो बूलियन एंड परफॉर्म करते हुए आपका रिजल्ट क्या आएगा 0। सिर्फ एक ऐसी ऑप्शन है कि जिसमें बूलियन एंड का रिजल्ट 1 आता है, और वो उसके लिए ज़रूरी है कि इनपुट A या इनपुट 1 और इनपुट 2 दोनों इनपुट जो हैं वो क्या हो रही हो 1 हो। आम तौर पे हम ये कह सकते हैं आसान लफ्जों में 1 एंड 1 दिस इज इक्वल टू 1, अदरवाइज बूलियन एंड में रिजल्ट क्या आएगा 0। 22 है अ लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ बिट्स इज ऑफन कॉल्ड। तो अभी हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो भी रिप्रेजेंटेशन हमें फ्रंट एंड पे नजर आती है वो ह्यूमन रीडेबल होती है, लेकिन बैक एंड पे मशीन में या हार्डवेयर में वो क्या होता है लॉन्ग स्ट्रीम्स ऑफ बाइनरी डिजिट्स यानी जीरोस और वंस हैं, और उनको हमने क्या लफ्ज़ कहा स्ट्रीम। तो जो जितनी भी हमारे पास ये बड़ी बड़ी स्ट्रिंग्स हैं जीरोस की और वंस की, वो असल में क्या कहलाती हैं हमारे पास स्ट्रीम्स कहलाती हैं। 23 है फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरिंग डेटा अ कंप्यूटर कंटेन्स अ लार्ज कलेक्शन ऑफ सर्किट्स। जरी बात है आपने डेटा स्टोर करना है और इस पर्पस के लिए क्या है आपके पास एक बहुत बड़ी कलेक्शन होती है जो कि सर्किट्स हैं, आपस में वो कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ, मिलजुल के कोलैबोरेटिवली काम कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड हैं। आपको शायद पढ़ा होगा आपने कि ये आईसीज होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं वो, राइट। ईच कैपेबल ऑफ स्टोरिंग ए सिंगल बिट। अब बहुत ज्यादा होते हैं ये, और इतने ज्यादा होते हैं, और उसमें एक एक जो छोटा टाइनी सर्किट है वो आप समझ लीजिए एक बिट को स्टोर करने की सलाहियत रखता है। दिस बिट रिजर्वायर इज नोन एज द मशीन्स डैश। अब ये इतना बड़ा और इतना कॉम्प्लेक्स जो बिट्स का रिजर्वायर है जो एक एक बिट को स्टोर कर रहा है, तो असल में ये क्या कर रहा है कंप्यूटर की मेमोरी बना रहा है। मेमोरी में आप चीजें स्टोर करते हैं ना, तो मेमोरी और स्टोर को जरा कनेक्ट कीजिए दोनों लफ्जों को, तो आपको थोड़ा सा इसे आइडिया मिल जाएगा।
तो जितना बड़ा ये कॉम्प्लेक्स सर्किट आपस में इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्टेड है, और हर एक जो टाइनी सर्किट है वो एक बिट को भी स्टोर कर रहा है, तो थिंक अबाउट इट, इट्स अ मिलियंस एंड बिलियंस और इवन ट्रिलियंस ऑफ टाइनी सर्किट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। और इतनी ज्यादा फिर आप बिट्स को क्या कर लेते हैं, इससे भी बहुत ज्यादा बिट्स को आप स्टोर कर लेते हैं। तो ये मिलजुल के आपस में कंसोलिडेटेड होके कंपोजिट हो क्या चीज बना रही है, आपके कंप्यूटर की मेन मेमोरी बना रही है। 24 है डैश विच प्रोड्यूसेस द आउटपुट ऑफ वन व्हेन बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट। तो हमने ऊपर बात की, हमारे पास कुछ ऑपरेशंस होते हैं, बूलियन एंड है, बूलियन और है, इसके बाद फिर आपके पास एक्सक्लूसिव और है। तो आपने जरूर पढ़ा होगा कि एक्सक्लूसिव आर एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें अगर आपके पास दोनों इनपुट्स डिफरेंट होती हैं तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है, 1 आता है। यानी अगर मैं यूं कहूं 0 एक्सक्लूसिव आर 0, चूंकि दोनों 0 सेम है इसलिए आउटपुट भी क्या आएगी 0। 1 एक्सक्लूसिव आर 1, ये दोनों इनपुट फिर सेम होगी, इसका मतलब आंसर क्या आएगा 0। 1 एक्सक्लूसिव आर 0 या फिर 0 एक्सक्लूसिव आर 1, दोनों इनपुट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं। तो एक्सक्लूसिव आर की डेफिनेशन ये है कि आपके पास दोनों इनपुट्स डिफरेंट हो, यानी पहली 1 दूसरी 0 हो या पहली 0 और दूसरी 1 हो, इन दोनों सूरतों में आंसर क्या आएगा आपके पास 1। तो यहां से हमारे पास क्या राइट आंसर एक्सक्लूसिव और। 25 है टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल सेल्स इन ए कंप्यूटर्स मेन मेमोरी, ईच सेल इज असाइंड ए यूनिक नेम कॉल्ड इट्स डैश। अभी हमने बात की कि मेमोरी रिजर्वायर जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी है वो इतने ह्यूज नंबर ऑफ सर्किट्स हैं, वो इंटरकनेक्टेड हैं। अब हर एक सर्किट या हर एक जो मेमोरी की लोकेशन है उसके पास एक अपना यूनिक कोई एक आइडेंटिफिकेशन है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे एक बड़ी सी कॉलोनी है और हर घर के पास एक यूनिक हाउस नंबर है, ताकि वो पहचान की जा सके कि किस हाउस नंबर पे कौन से रेजिडेंट्स या लोग रहते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ कंप्यूटर की मेमोरी में भी हर एक यूनिक लोकेशन है जिसको एक यूनिक आइडेंटिफायर मिला हुआ है, उनको हम कहते हैं, ये कंप्यूटर की मेमोरी में यूनिक एड्रेसेस होते हैं। यानी कंप्यूटर की इतनी बड़ी जो मेमोरी की एरे है, एक एक सेल को एक यूनिक एड्रेस मिलता है। कंप्यूटर जब वो डेटा स्टोर करता है तो वो भी एड्रेस को अपने पास महफूज कर लेता है, और इंस्ट्रक्शन या डेटा को दोबारा वहाँ से जब रीड करना होता है तो फिर उसी एड्रेस को रेफर करके वहाँ से वो डेटा या इंस्ट्रक्शंस को फेच कर लेता है। तो यूँ एड्रेस जो है वो फिर डेटा रखने के लिए या फेच करने के लिए, यानी स्टोर और रिट्रीव करने के लिए इस्तेमाल करता है। 26 है द सम ऑफ सीक टाइम एंड रोटेशन डिले इज कॉल्ड। आपने ये दोनों चीज़ें पढ़ी होंगी हार्ड ड्राइव के अंदर कि एक सीक टाइम होता है और एक रोटेशनल डिले है, और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये कहलाता है एक्सेस टाइम। क्वेश्चन नंबर 27 है द स्ट्रिंग वर्चुअल यूनिवर्सिटी हैज 18 कैरेक्टर्स स्टोर्ड इन डैश बिट्स। तो आपको पता है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में स्पेस भी है, तो इन सबको मिलाएं, स्पेस भी एक कैरेक्टर होती है, आपको पता है। तो ये 18 कैरेक्टर्स बनते हैं, जो कि यहाँ क्वेश्चन में लिखा भी हुआ है। पूछा ये गया कि कितने बिट्स वैल्यू बनेगी, तो बहुत आसान है। एक जो बाइट है उसमें 8 यानी 8 बिट्स होती हैं, तो 18 को 8 से जब आप ज़रब देंगे तो ये क्या बनेगा 144। तो इसका मतलब ये है कि वर्चुअल डैश यूनिवर्सिटी, ये जो 18 कैरेक्टर्स या 18 बाइट्स हैं, असल में ये क्या है 144 बिट्स हैं। 28 है एस्काई कोड्स, यूनिकोड्स या फिर UTF-8 स्टैंडर्ड। ये तीनों क्या चीज़ें हैं, कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन के स्टैंडर्ड्स हैं। आपने ज़रूर पढ़े होंगे, ये तीनों की डिफरेंट कुछ फॉर्मेट्स हैं, कुछ इनकी कॉम्बिनेशंस भी हैं और इनकी कुछ कैपेसिटी भी है। तो ये सारी चीज़ें आपने ज़रूर डिस्कस की होंगी, लेकिन ये तीनों असल में क्या है, ये तीनों स्टैंडर्ड्स हैं टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन के। 29 है द बाइनरी ऑफ 8 in 2's complement notation is 1000 डैश विल बी दी बाइनरी ऑफ -8। तो अब दो तरह से एक निकाल सकते हैं, एक आपकी बुक में दी हुई है, आप चाहें तो उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने चाहा कि आपको एक दूसरा तरीका भी समझा दूं कि अगर आप उससे निकालना चाहें तो उससे भी निकाल सकते हैं। उस सूरत में हमें क्या करना पड़ेगा,
हमें जो गिवन नंबर है उसको एज इट इज़ लिखना होगा। तो हम लिख सकते हैं कि द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 8 यानी +8 इज़ 1000। अब हम क्या करते हैं, इन बिट्स को राइट साइड से इन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये देख लीजिए, पहली 0 को हमने 1 किया, दूसरी 0 को 1, तीसरी 0 को 1 और चौथे 1 को हमने 0 कर दिया, यानी बिट को इन्वर्ट कर दिया, रिवर्स कर दिया। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इनमें 1 ऐड करेंगे। तो 0 1 1 1 को इनमें जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1 0 0 0। ये -8 जब 2's कॉम्प्लीमेंट में लिखेंगे तो वो भी क्या बनेगा, 1 0 0 0। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30th, डैश इज यूज्ड टू स्टोर कलरफुल इमेजेस। तो जैसे हमने बात की कि कैरेक्टर्स को भी हम क्या करते हैं, कोड्स में या कोडिंग के थ्रू हम स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं सिस्टम की मेमोरी में। बिल्कुल ऐसे ही वो ब्लैक एंड वाइट इमेजेस हों, अभी हमने बात की कि उनको हम 0 और 1 में स्टोर करते हैं, ब्लैक और वाइट डॉट्स को या पिक्सल्स को। कलर पिक्सल्स को भी या कलर इमेजेस को भी हम ऐसे स्टोर करते हैं। तो जो तरीकाकार है वो हमारे पास क्या होता है, एनकोडिंग होती है। लास्टली आपके एग्जाम्स में एब्रीविएशंस पूछी जाती हैं कि ये एब्रीविएशंस किसके लिए स्टैंड करती हैं। तो हमने कोशिश की है कि जो आपके फर्स्ट 20 मॉड्यूल्स हैं उनमें जितनी भी एब्रीविएशंस आई हुई हैं वो जिस तरतीब से भी हैं वो हमने एक पेज पे लिस्ट कर दी हैं। आप चाहें तो उसको स्नैपशॉट ले लीजिएगा और बाद में इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा, और अगर आपको आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक दफ़ा फिर भी आप उनको रिव्यू ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमने कोशिश की है कि आपके साथ कुछ 20 मॉड्यूल्स की एक 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपके साथ शेयर की जाए, ताकि एक तो आपको उसमें से असेसमेंट मिल जाएगी, एक आपका गैप एनालिसिस हो जाएगा कि कोई एक अगर एरिया, कोई एक मॉड्यूल आपका वीक है तो उसमें आपको ज़रा दोबारा ज़रूरत है कि आप अपने कंटेंट को ज़रूर रिविजिट करें और ज़रूर कीजिएगा, ताकि उसको ज़रा आप अच्छा तैयार कर सकें। और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। इंशाल्लाह इसके बाद हम मॉड्यूल 21 से लेकर 40 तक इसी तरह की प्रैक्टिस आपके साथ शेयर करेंगे, जिसमें अगेन हम 30 क्वेश्चन जो हैं वो आपके लिए लेके आ रहे हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि 21 से 40 तक मॉड्यूल जो हैं उनको अपनी बुक से या हैंडआउट से एक दफ़ा रिव्यू कर लीजिएगा। तो आप खुद अगर सॉल्व कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं हो सकी किसी भी वजह से, तो आप हमारे साथ रिव्यू करते जाइएगा। कुछ एक आध लाइन की जो हम एक्सप्लेनेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि उससे आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ भी आएंगी, क्लियर भी होंगी, और कुछ ना कुछ लास्ट मोमेंट पे एक रिफ्रेशर के तौर पर चीज़ें याद भी रहेंगी, ताकि आप अपना एग्ज़ाम अच्छा प्रिपेयर कर सकें और अच्छा एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सकें और एटलीस्ट अपना एक अच्छा स्कोर भी अर्न कर सकें। आपसे अगली वीडियो में बात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।